नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। इंडिया अलायंस की कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक, दिल्ली बैठक, टल गई है और इसके टल जाने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से जो कारण दिख रहा है वो ये कि इसके बड़े जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो 3 राज्यों के नेता और 3 पार्टियों के सर्वे सर्वा वो इस बैठक से नदारद रहने वाले थे। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, तीनों ने इस बैठक में आने से मना कर दिया था। दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई और सबको फोन करके बुलाया भी, लेकिन आने से इन 3 नेताओं ने मना कर दिया। बात यह है कि कांग्रेस की हार से घटक दलों में खुशी है या नहीं, ये आप चिंतन करें, आप मनन करें, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बाकी दल जो नाराज चल रहे थे कांग्रेस के मनमानेपन से, उनको अब जीत के संकेत तो दिखाई देने लगे हैं। नीतीश कुमार पहले ही से थोड़ा सा असहज थे और इन्होंने कई बार टिप्पणी भी की थी और चुनाव नतीजों के बाद वो बिल्कुल अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कोई सरकारी कामकाज में भागीदारी नहीं हो रही है। क्या करेंगे, इस पर टिप्पणियां भी आई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो मुख्यमंत्री का मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए कि क्या है उनका हाल। सबको चिंता है इस बात, देश के और खासकर बिहार की जनता को उनके बारे में चिंता है कि वो बीमार हैं तो उनका हाल क्या है, बीमार हैं या नहीं है, बात कोई और है। मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था, माफ कीजिएगा, हमारे कई दर्शकों ने बड़ी प्रतिकूल टिप्पणियां की और मैं उनको स्वीकार करता हूं, उनके सुझाव को, और उनकी टिप्पणियों से कतई आहत नहीं होता। वो उनके विचार हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां कुछ आई मेरे बारे में, वो मैं चर्चा करूंगा। एक हमारे दर्शक ने हमसे साफ साफ ये लिखते हुए कहा कि तुमको कोई और काम नहीं बचा है क्या, फेक न्यूज चलाते रहते हो। भाई साहब, मेरे पास, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 45 साल से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहा हूं और एक संस्थान, कई संस्थानों से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी आज मैं एंकरिंग कर रहा हूं और आपसे अपनी बातें, अपना विश्लेषण साझा कर रहा हूं। मेरे विचार हैं, मैंने इसका शीर्षक भी दिया है, आपके साथ मेरी बात। आपके विचार और हो सकते हैं, मैं इससे आप सहमत नहीं हो सकते मेरे विचारों से, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने विचार रखने का अधिकारी हूं और पत्रकार होने के नाते खासकर हर नागरिक को संविधान में ये अधिकार मिला हुआ है। मैं आपके विचारों का भी स्वागत करता हूं, आपका स्वागत है। लेकिन बात मेरी चल रही है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है, भाजपा जीत गई कैसे, इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक राग पुराना अलापा ये भी जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कांग्रेस ने तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की कि ईवीएम में चिप लगाए गए, इसकी जांच कई बार हो चुकी है। शिवसेना के स्वनाम धन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाए और कहा कि एक चुनाव बस करवा लेने चाहिए मत पेटियों से और मतदान पत्र से, जैसे पहले होता था। मैं मानता हूं ऐसा होना भी चाहिए,
ऐसा करके देख भी लेना चाहिए। सारी शंकाएं बिल्कुल निर्मूल कर देना चाहिए चुनाव आयोग को, और सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। लेकिन तकनीकी जमाने में ईवीएम को कब तक आप छोड़ पाएंगे? तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो कि एक मतदान केंद्र पर ईवीएम भी रखा जाए और वहां मतपेटी भी रखा जाए, और दोनों तरीकों से एक मतदाता वोट करे और निकाल लिया जाए अंतर की होता क्या है। दो खर्चे ज्यादा आएंगे, समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मतदाताओं के मन में या राजनेताओं के मन में अगर शंका है तो उसका निराकरण होना चाहिए, और निराकरण करने के लिए संसाधन है, तंत्र है, तो ये हो जाना चाहिए। ऐसा हो जाने से फिर ईवीएम पर बार बार चिल्लपोन नहीं मचेगी और ना ही फिर कोई सवाल उठा पाएगा। अब सवाल दूसरा भी है कि आखिर बीजेपी जीत क्यों रही है? इसका विश्लेषण आरोप लगाने वालों ने किया क्या? पीके का एक विश्लेषण अभी आया है आजकल में, मैं उसको साझा करूंगा। पीके से मेरा मतलब है प्रशांत किशोर, जनसुराज और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर अभी जन सुराज अभियान पर हैं और पब्लिक से खुद अपना सीधा सरोकार बनाते चल रहे हैं। वो आने वाले चुनाव में भी अपनी उम्मीदवारी, अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे जनता के बीच में, और मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, ये अलग विषय है। लेकिन उन्होंने भाजपा की जीत के 4 कारण बताए हैं। उन 4 कारणों में ये उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी जीत रही है तो उसका सबसे पहला कारण है उसका संगठन। उसके जैसा संगठन दूसरों के पास नहीं है, उसके जैसा समर्पण और संगठन और कैडर्स दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। दूसरा कारण है राष्ट्रवाद। एक अपनी तरह की राष्ट्रवाद की व्याख्या उसके कार्यकर्ता, उसके संगठन की ओर से हो रही है, और उसे परिभाषित किया जा रहा है, उसे प्रचारित किया जा रहा है, और उसके जो मतदाता उसकी तरफ झुकाव रखने वाले हैं वो उसके प्रति आकर्षित होकर मतदान करते हैं। तीसरा कारण है पब्लिक के साथ शेयरिंग। पब्लिक के बीच में वो अपने तरह से सरकार में जो संसाधन है वो उनको सुविधाएं मुहैया करा रही है, उनकी योजनाएं चल रही हैं, और उसके चलते पर जनता लाभान्वित हो रही है। इससे उसका वास्ता जुड़ता चला जा रहा है और वो वोट करते जा रहे हैं। और चौथा कारण जो है, वो चौथे कारण को बताया गया है कि पूरी तरह से समर्पण की भावना लोगों में है, और इस तरह से ये 3-4 कारण ऐसे हैं जो अगर कोई पार्टी या कोई गठबंधन इनमें से 3 भी खड़ा कर ले अपने लिए कि बेहतर विकल्प इससे अच्छा राष्ट्रवाद हम दे सकते हैं, अच्छा पब्लिक कनेक्शन दे सकते हैं, अच्छी पब्लिक शेयरिंग दे सकते हैं, तो वो जीत सकने या फिर विकल्प बनने की हकदार हो सकती है। लेकिन ऐसे कह देना कि भाजपा इस तरह के छल बल से जीत रही है, वो निरर्थक होगा। मुझे लगता है कि ये बड़ी सार्थक बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ ये सवाल उठता है कि ये अगर इस वजह से भी लोगों में इतना मशक्कत करने की गुंजाइश बनती है, सोचते हैं राजनीतिक पार्टियों के नेता और भाजपा के विरोधी दल की एकजुटता के साथ साथ हमें ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो शायद कोई रचनात्मक दिशा में बात करेंगे। लेकिन बात रचनात्मक नहीं होना दुखद है, ये लोकतंत्र के लिए दुखद है। बीजेपी की जीत के जो 4 कारण उन्होंने प्रशांत किशोर ने बताए, मैं उनको आपके साथ साझा कर गया। लेकिन
इसके अलावा मैं अभी जो विश्लेषण करने के मुद्दे पर आपसे बातचीत कर रहा हूं वो ये कि इंडी अलायंस बिखराव के कगार पर जो पहुंचा है, जिस तरह की दरारें आई हैं और भगदड़ मची है, उसका भी विश्लेषण करना विपक्षी दलों को बेहद जरूरी है। पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि इंडी अलायंस बिखर कर रह जाए और अलग अलग टुकड़ों में लोग भाजपा के मुकाबले मोर्चाबंदी करते दिखें। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि देखता हूं और इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाता हूं तो जनबल और जिसके साथ जन समर्थन रहता है, जिसके प्रति लोगों में एक आकर्षण का भाव रहता है, उसके तो अपने पैमाने होते हैं और उसके साथ जुड़े लोग उससे अतिरेक होकर नहीं निकल सकते। लेकिन बाकी उसके जो वोट होते हैं, जो और लोग जिनको वोट करना होता है, वो विकल्प की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और बिखराव की स्थिति बनती है। और वैसे में ठोस जनाधार वाला राजनीतिक दल फिर से सत्ता की ओर आ जाता है, सत्ता में अपनी हनक बना लेता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को, उसके गठबंधन को, एनडीए को फिर से मजबूती मिलेगी और तभी ये शायद नारा अभी से दिया जाना शुरू हो गया है। एक तरह से मनोबल को बढ़ाने वाला नारा है ये, भाजपा की ओर से दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। हो सकता है इसमें गुंजाइश कम हो, लेकिन ये किसी भी गठबंधन के लिए और किसी भी पार्टी के लिए उसका आत्मबल, उसका मनोबल बढ़ाने वाला नारा है। और ऐसे ही नारों से लवरेज होकर अगर भाजपा का विकल्प बनने वाली पार्टी मैदान में उतरती है, ऐसे ही इतना आत्मविश्वास के साथ भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरती है, तो शायद कोई बात बने। लेकिन दिखता है सिर्फ इतना ही, हर चुनाव के बाद आत्मविश्लेषण के नाम पर सिर्फ चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना और अपनी कमियों की ताक झांक न करना, जो बार बार उनकी हार की पुनरावृत्ति करता रहेगा और जो जीत रहा है उसकी जीत की आवृत्ति बढ़ाता चला जाएगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और आपको भी हमारे साथ बने रहने की आवश्यकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर किसी और विषय पर बात करते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।